ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अशरफ की पत्नी जैनब रूबी ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन पुलिस के डर की वजह से बाद में उसे एक गांव में ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक उसका इलाज किया गया था। 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। दावा किया जा रहा है जैसे ही हत्या की खबर अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को लगी, उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसके बाद घर वालों ने जैनब रूबी को प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ की पत्नी जैनब रूबी भी आरोपी है और उस पर साजिश रचने का आरोप है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो अतीक और अशरफ के कई बड़े राज जानती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैनब रूबी अपने पति अशरफ के हर काले सफेद धंधे की एक एक कड़ी से जुड़ी है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अशरफ की हत्या की खबर सुनते ही उसने जान देने की कोशिश की, क्योंकि उसे इस बात का खौफ सता रहा था कि अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो उसके पति के काले कारोबार का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। इसी डर की वजह से उसने अशरफ की हत्या के बाद जहर खा लिया था। लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि अब वो शाइस्ता परवीन की तरह ही पुलिस को पिछले कई दिनों से छका रही है। हालांकि जैनब की तलाश में पुलिस यूपी के कई जिलों में छापेमारी कर चुकी है। अतीक के कई मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पुलिस जैनब रूबी तक नहीं पहुंच सकी है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता परवीन और जैनब रूबी एक दूसरे के संपर्क में हैं। इसीलिए पुलिस की टीम जैनब तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि अगर वो मिल गई तो पुलिस शाइस्ता तक भी पहुंच जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल तक जैनब अतीक के करीबियों की मदद से प्रयागराज में ही छिपी हुई थी। लेकिन इसी दौरान अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया था। परिजन आनन फानन में उसे प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के बमरौली इलाके में मौजूद उस प्राइवेट अस्पताल में कुछ घंटों तक जैनब रूबी का इलाज किया गया था। बाद में उसे भरेठा गांव ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक इशरत नाम की डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। मतलब 17 अप्रैल तक जैनब रूबी प्रयागराज के एक छोटे से गांव में ही मौजूद थी। लेकिन पुलिस को भनक लगने से पहले ही अतीक के मददगारों ने जैनब रूबी को वहां से निकाल लिया। हालांकि बाद में उसकी तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जहर खाने की वजह से जैनब रूबी की हालत बेहद खराब थी। इसी वजह से वो अतीक और पति अशरफ के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी, जबकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जैनब वहां जरूर पहुंचेगी। हालांकि अशरफ की दोनों बेटियां और दूसरे रिश्तेदार जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे थे। मतलब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरह जैनब रूबी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को गुड्डू मुस्लिम ही बचा रहा है। पुलिस से बचाने के लिए वो साय की तरह उसके साथ चल रहा है। एक आशंका ये जताई जा रही है कि शाइस्ता सरेंडर करना चाहती है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के दबाव में वो ऐसा नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर शाइस्ता ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया तो गुड्डू मुस्लिम का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन को सरेंडर करने नहीं दे रहा। इससे पहले यह आशंका जताई गई थी कि गुड्डू मुस्लिम अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे हो सकता है और उसी ने शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को अतीक की सुपारी दी होगी, जिसके लिए तीनों को 10-10 लाख रुपए एडवांस देने के साथ गुड्डू मुस्लिम ने अपने नेटवर्क के जरिए उन्हें हथियार भी मुहैया करवाए, ऐसा कहा जा रहा था। और अब एक आशंका ये जताई जा रही है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ है और वही शाइस्ता को सरेंडर करने से रोक रहा है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर शाइस्ता पुलिस के हाथ लगी तो उसके जरिए पुलिस देर सवेर उस तक पहुंची जाएगी। ऐसे में शातिर गुड्डू मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा कि शाइस्ता इन हालात में सरेंडर कर दे। और इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम ही शाइस्ता परवीन को पुलिस से बचाने में जुटा है, जबकि यूपी एसटीएफ की टीम शाइस्ता परवीन के साथ साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान की तलाश में जुटी है। और यूपी के साथ कई राज्यों में इनकी जोर शोर से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ये चारों नहीं लग सके। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है और वो करीब 40 दिन से फरार है। और अतीक अहमद के करीबियों की मदद से वो यूपी एसटीएफ की टीम को लगातार चकमा दे रही है। पुलिस से बचने के लिए शाइस्ता अपने बेटे असद, पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता परवीन को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जितने भी लोग यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े वो मारे गए। 24 फरवरी को उमेश पाल की प्रयागराज में 7 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अगले दिन 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें 7 शूटरों में अतीक के बेटे असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम, अरमान और साबिर शामिल हैं। और इनके अलावा एफआईआर में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ समेत कई दूसरे लोगों को साजिश करता बताया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू किया।
और फिर 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस ने शूटर अरबाज को मार गिराया। इसके बाद 6 मार्च को उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले शूटर विजय चौधरी को पुलिस ने ढेर कर दिया। बाद में 13 अप्रैल को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद और गुलाम मारे गए। 2 दिन बाद 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। मतलब उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो लोग भी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आए वो मारे गए और सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से शाइस्ता पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रही, क्योंकि पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद वो परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। उस पर 4 बेटों को संभालने की जिम्मेदारी भी है। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि शाइस्ता कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो सामने आई तो पुलिस के साथ साथ अतीक के दुश्मनों के निशाने पर भी आ जाएगी। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि इसी वजह से शाइस्ता बेटे असद और पति अतीक के जनाजे में भी नहीं पहुंची। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक के कई बिल्डरों और बड़े कारोबारियों से रिश्ते थे और दावा है कि इन लोगों ने अतीक के काले पैसे को अपनी कंपनियों में लगाया है। आशंका ये जताई जा रही है कि ऐसे ही कुछ सफेद पोश लोगों ने राज खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई। ऐसे में शाइस्ता को भी डर है कि अगर इस वक्त उसने सरेंडर किया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से वो पुलिस से बच रही है और सरेंडर करने के लिए सही समय के इंतजार में है। इधर अतीक और अशरफ के मर्डर मामले में कुछ और पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त दोनों की हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले में प्रयागराज में शाहगंज पुलिस स्टेशन के 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार सिंह, 2 दारोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। शाहगंज थाने के पास ही अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया था। इसी मामले में एसीपी नरसिंह नारायण सिंह का एक दिन पहले प्रयागराज से तबादला कर दिया गया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईद से पहले इजरायल ने ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि इजरायल ईरान के कथित खुफिया परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इजरायल के विदेश मंत्री ईरान के पड़ोसी अजरबैजान के यहां पहुंच भी गए हैं। ईरान और अजरबैजान एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। दोनों में तनाव बहुत ज्यादा है। इसी बात का फायदा उठाकर इजरायल अजरबैजान से करीबी बढ़ाने में लगा है। लेकिन इजरायल के विदेश मंत्री का दौरा यहीं खत्म नहीं होने वाला। खबर है कि अगले कुछ घंटों में वो ईरान के दूसरे पड़ोसी तुर्कमेनिस्तान रवाना होने वाले हैं। मतलब ईरान और इजरायल की स्ट्रैटेजी एक जैसी ही लग रही है। जैसे ईरान सभी मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है, बिल्कुल वैसे ही इजरायल भी ईरान के पड़ोसियों को अपने पाले में लाने में जुटा है। ये देश भले ही छोटे हैं लेकिन ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का डर है कि ईद पर ईरान और इजरायल में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और ईरान में अगले 2 से 3 दिन में ही ईद है, यानी अब तक एक दूसरे पर हमले की धमकी देते आ रहे जानी दुश्मन ईरान और इजरायल अगले 2 से 3 दिन में जंग के मैदान में एकदम आमने सामने आ सकते हैं। अंदेशा है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोलने की फिराक में है, लेकिन इजरायल जो अब करेगा उसका ऐलान वो 2 महीने पहले ही कर चुका है। फरवरी में ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीना ठोक कर कह चुके हैं कि ईरान की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उस पर हमला होगा, और हमला करने में जितनी देर होगी हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। यानी इजरायल कब का ईरान पर जल्द से जल्द वार करने की तरफ इशारा कर चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान बस मौके की तलाश में है। वो उस पर आज नहीं तो कल हमला करेगा ही। और इजरायल को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने में लगा है और संयुक्त राष्ट्र आशंका जता चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजरायल को पूरा यकीन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार उसी पर चलाकर टेस्ट करेगा। दुनिया में परमाणु हथियारों के जखीरे पर नजर रखने वाले संगठन भी दावा करते रहे हैं कि इजरायल के हथियारों के जखीरे में परमाणु बम है। इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान जताया जाता है। लेकिन अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम आ गया तो जंग एक तरफा नहीं रह पाएगी। इजरायल भी ये बात अच्छी तरह जानता है। इसलिए फरवरी में ही वो बिल्कुल साफ साफ कह चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और वो हद जंग पर जाकर ही पार होगी। यही वजह है कि इजरायल ने अजरबैजान को साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान और इजरायल सीमा साझा नहीं करते, वो एक दूसरे से मीलों दूर हैं। ऐसे में ईरान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अजरबैजान इजरायल के लिए काफी अहम जरिया साबित हो सकता है, क्योंकि अजरबैजान ईरान का पड़ोसी है, वो ईरान के उत्तर में है। और